नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आप सभी का जीएस विद महेंद्र में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही आनंद के साथ इस सामान्य अध्ययन की श्रृंखला का मजा ले रहे होंगे और मजा लेकर ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये श्रृंखला आपके जीएस में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक तरह से एग्जाम बूस्टर की तरह काम करेगी। ये श्रृंखला इस तरह से काम करेगी जैसे समोसे में हींग पड़ जाती है दोस्तों ना, तो समोसा खाने का मजा आ जाता है। उसी तरह से ये भी आपके जीएस के साथ अगर आप इसको भी पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको आनंद आएगा और नई नई जानकारियां मिलेंगी। प्रिय दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे भारत के प्रमुख मेलों के विषय में। जैसे कि यहाँ पर शुरुआत करते हैं कुंभ मेले से। प्रिय दोस्तों, कुंभ मेले के विषय में आप सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ शुरू करते हैं। कुंभ का अर्थ होता है दोस्तों बर्तन। देखो, इसके मनाए जाने का कारण बता देता हूँ कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है, जब समुद्र मंथन हुआ होगा था तो आपने सभी लोगों ने सीरियल्स में और सब में पढ़ा होगा, तो वहां पर जब अमृत निकलता है तो राक्षसों और देवताओं के बीच युद्ध होता है। तो उसको रोकने के लिए भगवान विष्णु जो है मोहिनी का रूप धारण करते हैं और वो अमृत के घड़े को लेकर भागते हैं। तो उस छीना झपटी में उस अमृत के कुछ बूंदे पृथ्वी पर गिरती हैं और पृथ्वी पर वो 4 स्थानों पर गिरती हैं। और वो 4 स्थान कहाँ पर होते हैं? इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में। ठीक है, तो इन्हीं 4 स्थानों पर जो है कुंभ का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि किसी विशेष समय में जब होते हैं तो वहां पर गंगा स्नान करके पूजा अर्चना करने से क्या होती है, व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। मेला 3 वर्ष में एक बार अलग अलग स्थानों पर होता है और 12 वर्ष के अंतराल पर होता है। यानी कि जैसे मान लो इलाहाबाद में 3 आज इस साल हुआ तो अगले बार 12 वर्ष के बाद होगा, क्योंकि भाई जोड़ लो आप 3-3 करके तो 12वें वर्ष फिर होगा वहां पर। ठीक है, ये मेला प्रमुख 4 स्थानों पर होता है। यहीं पर अमृत की बूंदें गिरी थी। इलाहाबाद में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर। सरस्वती को माना जाता है कि वो पृथ्वी के नीचे नीचे से आकर यहाँ पर प्रयाग में मिलती है दोस्तों। और प्रमुखता तो ऊपरी रूप से तो केवल यही 2 नदियां वहां पर दिखती हैं। ठीक है, अगला स्थान है हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर भी होता है कुंभ मेला। फिर नासिक में त्रिंबक स्थान है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ गोदावरी नदी के किनारे, यहाँ पर भी आयोजन होता है। फिर उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है, क्षिप्रा नदी के किनारे है, यहाँ पर होता है। उज्जैन में ही जो है महाकालेश्वर का मंदिर है, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि महाकालेश्वर का मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे। दोस्तों, अब आते हैं हरिद्वार व प्लस इलाहाबाद में क्या होता है। हरिद्वार और इलाहाबाद में क्या होता है? अर्ध कुंभ मेला होता है, प्रत्येक 6ठे वर्ष होता है। और इन्हीं 2 स्थानों पर महाकुंभ भी होता है, 144 वर्षों बाद होता है। ठीक दोस्तों, अब देखो, इनके अलावा भी एक माघ कुंभ होता है, जो कि माघ मास में होता है, जनवरी फरवरी में पड़ता है। कहां पर होता है? इलाहाबाद में। अब प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि माघ कुंभ कहाँ होता है, 4 ऑप्शन देगा तो इसमें से इलाहाबाद में होता है। इलाहाबाद में कुंभ तो होता ही होता है, महाकुंभ भी होता है और माघ कुंभ भी होता है इलाहाबाद में। दोस्तों, अगला है नासिक और उज्जैन। जो नासिक और उज्जैन में जो कुंभ होते हैं, इनको सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस समय यहाँ होता है उस समय सभी ग्रह क्या होते हैं? सिंह राशि में होते हैं, इसलिए यहाँ के कुंभ को सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है। प्रिय छात्रों, आगे चलते हैं। अगला है सोनपुर मेला। ये एशिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। ये बिहार के सोनपुर में गंगा और गंडक नदी के संगम पर स्थित है। ये प्रायः कार्तिक पूर्णिमा में नवंबर में होता है। बड़ी संख्या में हाथियों की बिक्री होती है। दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि भारत के किस मेले में बड़ी संख्या में हाथियों की बिक्री होती है, तो वो होता है सोनपुर मेला। अब एक कहानी इससे जुड़ी बता दूं कि आप सभी ने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, जो कि अशोक के कौन थे? बाबा थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य, माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसी मेले से हाथियों और घोड़ों की खरीदारी करते थे अपनी सेना में शामिल करने के लिए। आगे आते हैं अम्बुबची मेला।
अम्बुबाची मेला दोस्तों ये असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में स्थित होता है। इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं। ये उर्वरता से जुड़े अनुष्ठानों से जुड़ा है। तांत्रिक गतिविधियों के कारण यह हमेशा विवाद में रहता है। अब ये अम्बुबाची मेला होता क्यों है? माना जाता है कि जब भगवान शिव की पत्नी सती ने आत्मदाह कर लिया था, तो वो उनके वियोग से, भगवान शिव जो उनके शव को लेकर घूम रहे थे, उनके वियोग से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो इस कारण भगवान विष्णु ने उनको इस वियोग से बाहर निकालने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से उन माता सती के शव के कई टुकड़े कर दिए थे, जिससे वो पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरे। और उन्हीं में से एक टुकड़ा यहाँ पर गिरता है असम के में, जहाँ पर कामाख्या मंदिर है। मतलब कामाख्या मंदिर उसी उन्हीं के उसमें बनाया गया है। तो यहाँ पर गुवाहाटी में गिरता है, जहाँ पर कामाख्या मंदिर का निर्माण किया गया है दोस्तों। तो ये इसके पीछे की कहानी है। पुष्कर मेला ये कार्तिक पूर्णिमा आयोजित होता है। राजस्थान का वार्षिक मेला है। यहाँ पर ऊंटों व मवेशियों की बिक्री होती है। ऊंट दौड़, मूछों की प्रतियोगिता, पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता आदि यहाँ पर होती है। आप लोगों ने पेपर में देखते होंगे कि इसकी मूछ इतनी लंबी है। हमेशा जब मेला होता है तो न्यूज पेपर में आता है कि किसी की 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर लंबी मूछ है। तो सारा इस कार्यक्रम कहाँ होता है? यहीं पर होता है, प्रतियोगिताएं होती हैं। ये भी फेमस है। यहाँ पर इसलिए फेमस है, ये ऊंटों मवेशियों की बिक्री के लिए, और यहाँ पे सोनपुर हाथियों की बिक्री के लिए फेमस है। फिर सूरजकुंड शिल्प मेला, ये फरीदाबाद में होता है, जो कि हरियाणा में स्थित है। यहाँ पर इतना याद रखिए कि सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में होता है। भारत के सभी भागों से पारंपरिक शिल्पकार यहाँ पर आते हैं और अपने उत्पादों की बिक्री करते हैं। शिल्प क्या होते हैं दोस्तों? जैसे जरी का काम करना, चटाई का काम करना, लकड़ी के खिलौने बनाना, लकड़ी के अन्य चीजें बनाना, तो वो शिल्प कला के अंतर्गत आते हैं। तो वही सभी शिल्पकार यहाँ पर आते हैं और अपने अपने उत्पादों को बेचते हैं। अच्छे अच्छे उत्पाद होते हैं, उनको बेचते हैं और खरीद बिक्री क्या करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये हमारे जो महत्वपूर्ण मेले हो गए ये। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही आनंद के साथ इसको पढ़ रहे होंगे, और जरूरी भी है, क्योंकि मैं प्रतिदिन आपके साथ हूँ और आपके लिए जीएस के ऐसे ही अच्छे अच्छे तथ्यों से संबंधित टॉपिक लेकर आऊँगा। और मैं दावा करता हूँ कि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है दोस्तों, आज ही हम इसको खत्म करते हैं। कल हमारा होगा भारत की नृत्य विधाएं, जिसके अंतर्गत भारत के शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्यों पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप हमारे इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। ठीक, और इसी के साथ मैं जो है इस सेशन को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।